आइए स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं विच इज़ अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो स्टूडेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट ईयर में भी देखा और इसको 9th-10th ग्रेड में भी देखा। आइए इसके थोड़े से और कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं यहाँ पे, थोड़े से और डिटेल कॉन्सेप्ट को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फिर से आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करना पड़ेगा और डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ यूनिपॉजिटिव गैसियस आयन। यानी स्टूडेंट, आपके पास 1 मोल ऑफ एटम है, उसमें से लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालने के लिए जो आप एनर्जी देंगे जिससे 1 मोल ऑफ यूनिपॉजिटिव गैसियस आयन बनेगा। तो ये जो आयन बनेगा, इसको ये एक्चुअली क्यों बन रहा है? बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी। जो एनर्जी चाहिए होगी ये बनाने के लिए, उस एनर्जी को आप कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। सो होपफुली आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। आइए इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं तो मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज स्टूडेंट एक्स कोई भी एक एटम है जो जिसका हम ले रहे हैं 1 मोल। 1 मोल मतलब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये 1 मोल ही है। सो इसमें अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उसके ऊपर आएगा +1 चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन भी आपके पास 1 मोल यानी यूनिपॉजिटिव गैसियस आयन बन रहा है। सो ऐसा करने से जो आप एनर्जी इसमें देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद नहीं निकलेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल सोडियम का अगर एटम है तो मैं आपको वन सेकेंड क्लियर कर देता हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका मतलब पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे स्टूडेंट? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा शेल होगा जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और फिर लास्ट शेल होगा स्टूडेंट इसका, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? जिसमें आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, कुछ ऐसे करके। तो अब स्टूडेंट आपने इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कुछ आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ से आपने दी इसको एनर्जी, तो एनर्जी मिली, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गया बाहर। तो ये जो एनर्जी जो इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए उसको हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। और अब ये सोडियम क्या बन जाएगा? सोडियम +1 आयन बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है। सो स्टूडेंट, होपफुली आपको ये क्लियर हो रहा होगा। मजीद हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी यहाँ पे हम वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जिससे आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट हो सकता है। तो पहला है एटॉमिक साइज। हमने इसको देखा, एटॉमिक साइज अगर छोटा हो तो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है। साइज अगर बड़ा हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी यानी आयन बनाने वाली एनर्जी आपको कम देनी पड़ेगी। न्यूक्लियर चार्ज, ऑब्वियस बात है, अगर साइज छोटा है तो उसका न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली ज़्यादा है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। और अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो इलेक्ट्रॉन की पहले ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उसको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन आपका बाहर हो जाएगा। फिर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का स्टूडेंट अगर आप ये देखें, शील्डिंग इफेक्ट फोर्सेस ऑफ रिपल्शन होता है। जिस एटम में शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा यानी फोर्सेस ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होंगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होगा। तो ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट लेसर विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो होपफुली आपको क्लियर हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। फिर बाद में हम बात करते हैं लास्ट में नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स का मतलब ये है कि एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल काम है, उसमें आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है एज कम्पेयर टू पी ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल की नेचर भी डिपेंड करती है। और मोर स्पेसिफिकली एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट है तो उसमें ज़्यादा अट्रैक्शन शो हो रही होंगी, तो उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो स्टेबल होगा। सो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर स्टूडेंट हम बात करते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, उसके ट्रेंड की बात करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, ट्रेंड आपके स्क्रीन पे क्लियर हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें कि जनरली जब हम पीरियड में मूव करेंगे, क्योंकि हम अलॉन्ग द पीरियड बात करें थर्ड पीरियड में। सो मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली बड़ा होगा, एटम का साइज छोटा हो रहा होगा, तो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। सो देखिए, आपको जनरली तो इंक्रीजिंग ट्रेंड ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी आएंगी। पहले मैं इसको आपको मेन ट्रेंड समझा दूँ, फिर मैं एक्सेप्शन की भी बात करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, लेट सपोज एक साइज आपके पास सोडियम का ये ज़्यादा बड़ा साइज है लाइक सोडियम का। और अगर हम बात कर लें, लेट सपोज आर्गॉन की बात कर लें या सल्फ़र की बात कर लें, तो उसका साइज़ आप देखें छोटा साइज़ है, राइट? दिस इज़ स्मॉलर साइज। तो आप देखें यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है और यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्सेस कहाँ पर ज़्यादा है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के क्लोज है बिल्कुल आयन, तो वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं। और जहाँ पे फासला ज़्यादा है तो वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है, या अट्रैक्टिव फोर्सेस मतलब न्यूक्लियर चार्ज। तो इसको निकालने के लिए थोड़ी सी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, लाइक वेरी मिनिमम एनर्जी आप दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्योंकि ये पहली लूज है। लेकिन यहाँ पे इसकी अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे हम अलॉन्ग द पीरियड मूव कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज आपको मिलेगी, इंक्रीज हो रही होगी। तो ऐसा यहाँ पे हो रहा है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। पहले एक्सेप्शन है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की। देखें अब यहाँ पे एक्सेप्शन कैसे आई, हालांकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि एस ऑर्बिटल, जो कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि नेचर ऑफ ऑर्बिटल पे भी आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल काम है
एज कम्पेयर टू पी ऑर्बिटॉल। साथ साथ आप देख रहे हैं कि एस ऑर्बिटॉल कंप्लीटली फिल्ड है, यानी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है, और जो चीज़ स्टेबल होगी उसको उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम को देखें, उसका 3p ऑर्बिटॉल है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको निकालना आसान है, तो उसको कम एनर्जी चाहिए। और एस ऑर्बिटॉल जो कि मैग्नीशियम है, उसमें वो कंप्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटॉल है तो उसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। एक तो ये एक्सेप्शन है। दूसरी एक्सेप्शन आपको नजर आ रही है फास्फोरस और सल्फर में। तो आप देखिए कि फास्फोरस की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है और सल्फर में आपकी जो एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी, वो कम हो गई। अब स्टूडेंट इसकी क्या रीज़न है कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे आता है पेयरिंग, कि एक्चुअली जब फास्फोरस की हम बात करते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन हैं और तीनों आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल, एक्चुअली वो ज़्यादा स्टेबल आपको क्लियर कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को शो कर रहे हैं, तो ये आपके हैं स्टेबल, राइट। तो दीज आर स्टेबल। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे एक पेयरिंग आ गई सल्फर में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके हैं 4 आखिरी शेल में, सो वो इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये रेड वाली जो शो हो रही है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो ये एक अनस्टेबिलिटी इसके अंदर आ जाएंगी। जब ऑलरेडी वो रिपेल कर रहे हैं तो वो उसको निकालना आसान होता जाएगा। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि ये आपके अनस्टेबल हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा अनस्टेबिलिटी आ रही है बिकॉज ऑफ द रिपल्शन, यानी पेयरिंग की वजह से एक रिपल्शन आती है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी हो जाता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी यहाँ पे कम हो जाएगी। सो होपफुली स्टूडेंट ये ट्रेंड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी। थैंक यू।